नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, नवयुग कला वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर में पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट PC2 में हम भूगोल शिक्षण में पाठ योजना बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम भूगोल की अवधारणा, भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात ही हम भूगोल शिक्षण का पाठ योजना बनाना सीखेंगे। हम भूगोल की अवधारणा का अध्ययन करेंगे, जिसे कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसकी विषय सामग्री प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीवन सार्थक रहती है। भौगोलिक प्रभाव का पृथ्वी के प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत महत्वपूर्ण रहता है, जिसका संबंध शिक्षा के कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। मानव के पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ ही उसका सामना भौगोलिक तथ्यों, मिट्टी, जल, वायु, सूर्य, तापमान, वनस्पति तथा जीव जंतुओं से होने लगता है। मनुष्य को सदैव अपने आसपास वातावरण को जानने की इच्छा रहती है। पृथ्वी के आकार के विषय में मानव का ज्ञान पहले गलत था। धारणाएं बदलती गईं और उसे पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप का ज्ञान हुआ। भौगोलिक पर्यावरण किस प्रकार मानव को प्रभावित करता है? विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का सूक्ष्म अध्ययन कर यहाँ के भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेश का ज्ञान भी भूगोल विषय द्वारा ही दिया जाता है। अभी हमने भूगोल शिक्षण के अवधारणा के बारे में अध्ययन किया है। अब हम समझेंगे कि भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं। एक आदर्श अध्यापक के लिए यह जानना कि वह किसी विषय विशेष के शिक्षण कार्य को क्यों कर रहा है, उतना ही आवश्यक है जितना कि इस विषय विशेष के शिक्षण कौशल में पारंगत होना। यदि शिक्षक पढ़ाए जाने वाले विषय को क्यों पढ़ा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है, तो फिर संभवतः शिक्षण कार्य भी वह कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षण कार्य उसके निहितार्थों पर ही निर्भर करता है। जब तक वह यह नहीं जानता कि अमुक विषय वस्तु को विषय विशेष के पाठ्यक्रम में रखने के पीछे अमुक उद्देश्यों की प्राप्ति करने की भावना निहित है, तब तक वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सुव्यवस्थित योजना बनाने में समर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार उस विषय विशेष को पढ़ने वाले छात्र को भी यह जानना आवश्यक है कि वह उस विषय विशेष को क्यों पढ़ा रहा है, उसका उस विषय को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में भी सोचना एवं जानना आवश्यक है। भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण की दिशा में जेम्स फेयर ग्रीवर ने कहा है कि भूगोल शिक्षण का उद्देश्य भावी नागरिकों को वृहत विश्व क्षेत्र की दशाओं की वास्तविक कल्पना करने में शिक्षित करना है। अब हम इसके पश्चात भूगोल शिक्षण में हम पाठ योजना बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम पाठ योजना क्रमांक, जिसमें हम लिखते हैं कि हमारी पाठ योजना क्रमांक की संख्या 1 है। फिर आता है इसके पश्चात विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालखंड, समयावधि। विद्यालय के नाम में जिस विद्यालय में हम अपना पाठ योजना पढ़ाना चाहते हैं उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है।
जैसे कि हम श्री रामकृष्ण आश्रम में पढ़ाने जा रहे हैं तो उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। दिनांक, जिस तारीख को हम वहाँ पर अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उस तारीख को नाम लिखा जाएगा। जैसे कि 23/4/2020, विषय भूगोल, प्रकरण प्रायद्वीप पठार। किस कक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं? कक्षा 9वीं। कालखंड पहला, समय अवधि 40 मिनट। अब हम आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जिसमें कि प्रत्येक विषय के अपने कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, चाहे वह नागरिक शास्त्र हो, भूगोल शिक्षण हो, सभी के अपने अपने सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य भूगोल शिक्षण के छात्रों को भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना। इसमें 5 पॉइंट लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है छात्रों को बौद्धिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का परिचय कराना, छात्रों को विश्व के वातावरण का ज्ञान कराना, छात्रों में वर्तमान सोच की भावना उत्पन्न करना, छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना। इसके पश्चात आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो सभी विषय के अलग अलग होते हैं। जैसे कि भूगोल विषय के में छात्रों को प्रायद्वीप पठार के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। सहायक सामग्री में आएगा हमारा मानचित्र, मॉडल, नक्शे का प्रयोग किया जाएगा। पूर्व ज्ञान, जो कि छात्रों को प्रायद्वीप पठार के संबंध में सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं वह पूर्व ज्ञान के आधार पर होते हैं, जिसके आधार पर हम प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न आएगा, हम किस देश में निवास करते हैं। इसमें छात्रों के माध्यम से उत्तर दिया जाएगा कि हम भारत देश में निवास करते हैं। दूसरा, भारत की राजधानी का नाम क्या है। भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। तीसरा आता है, भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तर आएगा, भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। फिर प्रस्तावना के चौथे नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। पांचवा क्वेश्चन होता है प्रस्तावना के प्रश्नों में, जिसमें कि हमारे प्रकरण निकलता है, जिसे कि हम समस्यात्मक प्रश्न भी बोलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीप पठार है। इसके पश्चात हम अपना उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन करते समय जब हम अपने श्याम पट पर लिखते हैं, प्रकरण लिखते हैं कि आज हम प्रायद्वीप पठार के संबंध में अध्ययन करेंगे और उसको फिर हम अंडरलाइन करते हैं उस टॉपिक को। इसके पश्चात आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण वह होता है जिसमें कि हम अपने विषय को, जो अधिक विषय होता है जिसमें अधिक पाठ दिए रहते हैं, उसको हम विषयवार प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई में बांट सकते हैं। विषय वस्तु अध्ययन की सुविधा के अनुसार पाठ को 2 इकाइयों में बांटा जाएगा। प्रथम इकाई में प्रायद्वीप पठार का परिचय, द्वितीय इकाई में प्रायद्वीप पठार के भाग। शिक्षण विधि, जिसमें कि हम व्याख्यान विधि तथा प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। विकास प्रश्न जो होते हैं, पाठ के विकास के लिए विकास प्रश्न पूछे जाएंगे। बोध प्रश्न, प्रत्येक इकाई के अंत में छात्रों के सहयोग से बोध प्रश्न के उत्तर श्याम पट पर लिखे जाएंगे। पुनरावलोकन के प्रश्न जो होते हैं, दोनों इकाइयों की समाप्ति पर पुनरावलोकन के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पश्चात प्रयोग कार्य होता है, जिसमें कि कक्षा कार्य लिखित रूप से किया जाता है और गृह कार्य दिया जाता है। इसके पश्चात हमारे पाठ योजना की पूर्ण रूपरेखा तैयार होती है,
जिसे कि हम खंड वाइज उसको बांट देते हैं, जिसमें कि पहला खंड में आता है विषय वस्तु, दूसरे में शिक्षक क्रिया, तीसरे में छात्र क्रिया और चौथे में श्याम पट कार्य आता है। पहले हमारे प्रथम इकाई पढ़ाएंगे सबसे पहले और स्वकथन किया जाएगा शिक्षक के द्वारा। प्रायद्वीप प्राय पठार विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। यह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर द्वारा तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यह मैदान त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। जब टीचर स्वकथन करता है तो छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विकास प्रश्न, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? छात्रों के माध्यम से उत्तर मिलेगा। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है। फिर स्वकथन आएगा। इसका विस्तार अरावती, कैमूर एवं राज्यमाल की पहाड़ियों तक है तथा इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। प्रायद्वीप पठार दक्षिण पूर्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में है। इसके पश्चात फिर विकास प्रश्न पूछा जाता है। नर्मदा नदी कहाँ पर से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि उत्तर हमें छात्रों के माध्यम से मिलता है। फिर स्वकथन किया जाता है। प्रायद्वीप पठार गोंडवाना का एक भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीप पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीप पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से घनी है। इसके पश्चात अब हमारा कथन समाप्त होता है। इसके पश्चात हम बोध प्रश्न करते हैं, जिसमें कि हमारी प्रथम इकाई की यूनिट समाप्त होती है। बोध प्रश्न में प्रायद्वीप पठार किस मैदान के दक्षिण में स्थित है? प्रायद्वीप पठार विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर हमें विद्यार्थियों से प्राप्त होता है। दूसरा, प्रायद्वीप पठार तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप पठार का ढाल किस ओर है? उत्तर प्राप्त होता है। प्रायद्वीप पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पठार किसकी दृष्टि से घनी है? प्रायद्वीप पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से घनी है। इस तरह हमारा प्रथम यूनिट समाप्त होता है। अब हम इसी प्रकार से हमारा द्वितीय कथन भी स्टार्ट होगा, जिसमें कि स्वकथन शिक्षक के माध्यम से किया जाएगा। प्रायद्वीप पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। प्रायद्वीप पठार के उत्तरी भाग मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। यह भाग कठोर अग्नेयशिलाओं से मिलकर बना हुआ है। शिक्षक जब तक कथन करते हैं, स्वकथन करते हैं, तब तक छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके पश्चात विकास प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस जिला में है? उत्तर हमें प्राप्त होता है छात्रों से। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर जिला में है। इस प्रकार फिर शिक्षक के द्वारा स्वकथन किया जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के उत्तरी पूर्वी भागों को बुंदेलखंड कहते हैं। दक्कन के पठार का निर्माण आग्नेय से हुआ है। इसके पश्चात विकास प्रश्न आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिला में है। स्वकथन किया जाता है। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विकास हुआ है। काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ एवं कपास की खेती के लिए उपयोगी है। भारत के पठारी भाग में खनिज संपदा के विशाल भंडार हैं। इसके पश्चात अब हमारा द्वितीय इकाई का स्वकथन और विकास प्रश्न
समाप्त होने के पश्चात हम द्वितीय इकाई के बोध प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आएगा इसमें, प्रायद्वीप पठार के कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो छात्रों के द्वारा हमें उत्तर प्राप्त होंगे। प्रायद्वीप पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है, मध्यवर्ती उच्च भूमि किन शैलों से मिलकर बनी है? उत्तर है मध्यवर्ती उच्च भूमि आग्नेय शैलों से मिलकर बनी है। तीसरा क्वेश्चन है, मध्यवर्ती उच्च भूमि के उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? उत्तर प्राप्त होगा हमें, मध्यवर्ती उच्च भूमि के उत्तरी पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पठारी भाग में किस संपदा के विशाल भंडार है? उत्तर प्राप्त होगा, भारत के पठारी भाग में खनिज संपदा के विशाल भंडार हैं। अब इसके पश्चात हमारी प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई के समाप्त हो जाने के पश्चात हम पुनरावलोकन के प्रश्न करते हैं, जिसमें कि प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई के दोनों का मिश्रण रहता है। प्रायद्वीप पठार किस मैदान के दक्षिण में स्थित है? प्रायद्वीप पठार विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, प्रायद्वीप पठार 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? प्रायद्वीप पठार 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। तीसरा है प्रश्न है, प्रायद्वीप पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? प्रायद्वीप पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती उच्च भूमि के उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि के उत्तरी पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। इस प्रकार से हमारा पुनरावलोकन का प्रश्न यहाँ पर संपन्न होता है। इसके बाद हम प्रयोग कार्य कराते हैं, जिसे कि हम कक्षा कार्य कहते हैं, जिसे कि हम लिखित रूप से कराते हैं, जिसमें कि खाली स्थान करवाएंगे, जिसमें कि सही गलत का निशान लगाना या जोड़ी बनाना, इस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कक्षा कार्य के लिए, प्रायद्वीप पठार विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है, सही या गलत? ये उत्तरों का निशान हम छात्राओं के द्वारा करवाते हैं। प्रायद्वीप पठार 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, सही या गलत? सही। प्रायद्वीप पठार का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, गलत। मध्यवर्ती उच्च भूमि के उत्तरी पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं, सही। ढक्कन पठार का निर्माण आग्नेय शैलों से नहीं हुआ है, गलत। इस प्रकार से हम अपने प्रयोग कार्य में कक्षा कार्य में 5 प्रश्नों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आता है गृह कार्य, जो कि छात्र को कहा जाता है कि छात्र घर से प्रायद्वीप पठार के संबंध में पढ़कर आएंगे। इसके पश्चात श्यामपट्ट सारांश किया जाता है। श्यामपट्ट सारांश में प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई के बोध प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। इसके पश्चात जब हमारा श्यामपट्ट सारांश संपन्न हो जाता है, उसके पश्चात शिक्षक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर और नेक्स्ट राइट हैंड साइड में विषय शिक्षिका के हस्ताक्षर लिखे जाते हैं। इस तरीके से हमारा भूगोल शिक्षण का पाठ योजना बनाई जाती है। नमस्कार।